मणिपुर में पिछले कुछ दिनों से काफी हंगामा देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर इतनी ज्यादा हिंसा हुई, बड़ी संख्या में लोग मारे गए। लेकिन अब इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद मणिपुर के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले 3 दिन से मणिपुर के दौरे पर हैं। उन्होंने गुरुवार को हिंसाग्रस्त मणिपुर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मोरेह में कुकी और अन्य समुदायों के प्रतिनिधि मंडलों से भी मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कई बड़े ऐलान भी किए। शाह ने कहा कि पिछले 1 महीने से मणिपुर में हिंसा हो रही है। हमने इसे रोकने और राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई फैसले किए हैं। अमित शाह ने बताया कि मणिपुर में हिंसा के जितने भी मामले दर्ज किए गए हैं, इनमें से 5 मामले चयनित किए गए हैं और 1 मामला हिंसा के षड्यंत्र का दर्ज करके इन 6 मामलों की जांच सीबीआई करेगी। निष्पक्ष जांच होगी। जितने भी केस रजिस्टर किए गए हैं, इसमें से 5 केस चयनित किए गए हैं और 1 केस इन जनरल कॉन्स्पिरेसी का रजिस्टर्ड कर ये 6 केसों की जांच सीबीआई का विशेष दल करेगा, जो भारत सरकार के तत्वाधान में किया जाएगा। और मैं सभी मणिपुर वासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी पक्षपात और भेदभाव के बगैर हिंसा के मूल तक जाकर आने वाले समय में कभी हिंसा न हो, इस प्रकार की एक न्यूट्रल जांच और दोषियों को दंडित करने की कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस हिंसा में जिन भी लोगों की जान गई है, उनके परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इनमें से 5 लाख रुपए मणिपुर सरकार और 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता केंद्र सरकार की तरफ से दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों के बीच जाकर के प्रभावित लोगों के बीच राहत शिविर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और उनके बीच जाकर के उनका हालचाल जाना। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और वहां पर क्षेत्रीय लोगों के साथ संवाद भी किया है। पुरजोर कोशिश ये है कि राज्य में शांति स्थापित की जा सके, शांति बहाली की जा सके। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रयास कितना रंग लाते हैं। चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के मुद्दे को लेकर बैठक हुई। इसमें चंडीगढ़ के प्रशासक, हरियाणा और पंजाब के सीएम भी शामिल हुए और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बताया कि बैठक में पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा की हिस्सेदारी को लेकर चर्चा हुई है। चंडीगढ़ में यूटी सचिवालय में पंजाब विश्वविद्यालय को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में चंडीगढ़ के प्रशासक, पंजाब के राज्यपाल, हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री तो हरियाणा, पंजाब और यूटी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में पंजाब विश्वविद्यालय में हरियाणा के हिस्से की बहाली को लेकर चर्चा हुई तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से भी सकारात्मक रुख रखा गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक से जुड़ी जानकारी देते हुए कहा कि पंजाब विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसमें हरियाणा के कॉलेजों का भी एफिलिएशन होना चाहिए। बहुत स्वार्थपूर्ण बातचीत हुई, स्वार्थपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है और बातचीत हमने की है आपस में। पिछली बैकग्राउंड भी सारी बातचीत हुई है, लेकिन बातचीत का एक दौर और होगा। अभी उसका समय 5 तारीख को रखा है। 5 तारीख को हम लोग दोबारा बैठेंगे। आपसे स्वार्थपूर्ण वातावरण में सारी बातचीत हुई, निष्कर्ष ये 5 तारीख को दोबारा बैठेंगे, उसमें जरूर। सर, आज क्या बात हरियाणा की तरफ से रखी गई है? सर, ग्रांट को लेकर क्या कुछ बातें हरियाणा ने रखी है? थोड़ा भी विषय चर्चा हुई है, लेकिन फिर भी हमने आपस में दोबारा दूसरी मीटिंग करने के लिए 5 तारीख सवेरे 10 बजे का समय तय किया है। एक बार फिर बैठेंगे और बैठ करके मुझे आशा है कोई न कोई स्वार्थपूर्ण वातावरण जैसे बात हुई, कोई अच्छा निर्णय निकल। आगे सीएम ने कहा कि हरियाणा ने पंजाब सरकार को कहा है, युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए पंजाब के कॉलेज भी अगर हरियाणा के साथ जुड़कर काम करना चाहें तो उनका भी स्वागत है। तो एक एजुकेशन का विषय होता है और पंजाब का कोई ऐसा विषय नहीं है कि कोई बंटवारा उसमें से कुछ किया जा रहा है। मियरली तो एक एफिलिएशन का है। सारे देश में बल्कि दुनिया में भी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो एफिलिएशन करने के लिए अपने आप को ओपन कर रही हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसका भी एक, अगर हम देखा जाए तो सिक्योरिटी ये है कि देश में एक इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन के नाते से यूनिवर्सिटीज को ओपन किया जाए। अगर कल को कोई सुझाव आता है, हम भी हरियाणा की यूनिवर्सिटीज को कोई मांग करेगा, ओपन करने के लिए तैयार रहेंगे। लिहाजा आज की बैठक में कोई हल नहीं निकला, लेकिन इसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री ने सकारात्मक रुख दिखाया है और कुछ वक्त मांगा है। ऐसे में 5 जून को फिर से पक्षकारों की बैठक होगी।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भर्ती में घोटाले से लेकर पीने की पानी की व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा। कांग्रेस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, विधायक बीबी बत्रा और गीता भुक्कल समेत कई कांग्रेसी विधायक मौजूद रहे। इस दौरान हुड्डा ने मनोहर सरकार को कई मुद्दों पर घेरा, जिनमें भर्ती में घोटाला, पीने के पानी की व्यवस्था के साथ साथ पहलवानों के मुद्दे पर भी कांग्रेस ने अपनी बात रखी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 2 लाख पद खाली हैं, लेकिन सरकार नौकरी नहीं लगा रही है। जो प्रदेश सरकार है उसकी कार्रवाई पे भी चर्चा हुई इस मसले में। जिस प्रकार से अभी देखा, बहुत सारा अखबारों में पढ़ा होगा कि रिक्रूटमेंट की बात जहाँ है, ग्रुप डी से लेकर HCS की भर्ती के घपले करे बीजेपी सरकार, कितने तो पेपर लीक हो गए। अब दूसरी एक और इन्होंने तरीका ढूंढा पेपर लीक का। कभी के क्वेश्चन पहले साल के 24 क्वेश्चन रिपीट करते हैं, 32 क्वेश्चन। अब तक करीब 30 पेपर लीक का अंजाम दे चुकी है सरकार। और HPSC भर्ती की परीक्षा में 32 क्वेश्चन जो जुलाई 2022 में हुई परीक्षा के पेपर में हूबहू कॉपी कर दिए गए। और पिछले HCS का पेपर हुआ था उसकी कॉपी कर दी गई। इसमें सरकार ने जो हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया है उसमें सरकार ने माना है कि प्रदेश के 538 स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है, 1047 स्कूलों में लड़कों के लिए टॉयलेट नहीं है, 131 स्कूलों में पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है, 236 स्कूलों में बिजली कनेक्शन तक नहीं है। प्रदेश के 321 स्कूल ऐसे हैं जहाँ 4 दीवारी नहीं है और 8240 जो है क्लासरूम जो नहीं है और जहाँ 5630 अन्य कमरों की जरूरत है। 8000 जो है क्लासरूम की कमी है। स्कूल में सारी कमी पूरी करने के लिए 1784 करोड़ रुपए का बजट मांगा गया और सरकार ने 2023-24 के लिए सिर्फ 424 करोड़ बजट दिया है, यानी 1360 करोड़ कम बजट दिया है। तो शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं है। बड़ी जाति है उनके साथ, बड़ा अफसोस है और इसी वास्ते हम उनके साथ खड़े हैं। ओलंपिक्स एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड ने कह दिया, IOC ने कह दिया, रेसलिंग फेडरेशन ने कह दिया, वर्ल्ड की जो रेसलिंग कि भाई ये न्याय नहीं है। जिस प्रकार से उनके साथ व्यवहार हुआ, प्रजातंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला कर रखा है उसको इम्प्लीमेंट करवाओ। यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं डालते? जबकि असेंबली में ये हो चुका था भाई हम एग्जामिन करवाएंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालेंगे, कहाँ है वो? ये अपने हमारे हक का डिल्यूशन होगा, डिल्यूट कर रहे हैं। मैंने बताया था ना, इनकी पॉलिसी जो है वो डॉक्टर वाली है। इसके साथ ही कांग्रेस ने अपने आगामी कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए कहा कि 4 जून को रोहतक में कबीर जयंती पर कांग्रेस एक कार्यक्रम करने जा रही है। इसी तरह 18 जून को पानीपत में जनसंपर्क कार्यक्रम किया जाएगा और 25 जून की बजाय अब 9 जुलाई को भिवानी में विपक्ष आपके समक्ष का कार्यक्रम आयोजित रहेगा। तो कांग्रेस ने जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तरफ सरकार को घेरा, तो वहीं अपने आगामी कार्यक्रमों की जानकारी भी दी। करनाल में आम आदमी पार्टी के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा और प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता मौजूद रहे। करनाल में आम आदमी पार्टी के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम के दौरान आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता और अनुराग ढांडा मौजूद रहे। इस दौरान सुशील गुप्ता ने कहा कि ये शपथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हरियाणा को खुशहाल बनाने की है। उन्होंने कहा कि 8 जून को पार्टी की तरफ से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह के अंदर आए हैं। ये शपथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी की है। ये शपथ हरियाणा को खुशहाल बनाने की है, हरियाणा को बारोजगार बनाने की है, हरियाणा को शिक्षित बनाने की है, हरियाणा को स्वस्थ बनाने की है। और इसके लिए सबसे जरूरी है हम मेहनत करें और उससे भी जरूरी है हम अनुशासन के अंदर रहें। पार्टी जो भी दिशा निर्देश दे, जो भी गाइडलाइन दे, हम उसका पालन करें। तो मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा का पूरा संगठन अनुशासन में रहते हुए बदलाव की तरफ बढ़ेगा और हरियाणा को दिल्ली और पंजाब जैसा बेहतर राज्य बनाने के लिए काम करेगा। 8 जून को इस बदलाव का आगाज करने के लिए जींद की धरती पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं और पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान आ रहे हैं। एक तिरंगा यात्रा वहां पे एक तिरंगा यात्रा का आयोजन करेंगे। उस तिरंगा यात्रा में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम सब भारी से भारी संख्या में वहां पर पहुंचे। आम आदमी पार्टी का ये समारोह डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में हुआ। इस दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। करनाल में एक स्लीपर बस में आग लगने के कारण बस जो है पूरी तरह राख हो गई। हादसे के दौरान बस में जो है करीब 30 से 35 सवारियां मौजूद थी। गनीमत ये रही कि हादसे में जो है कोई हताहत नहीं हुआ। करनाल के दहा गांव में एक स्लीपर बस में आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरी बस को अपने चपेट में ले लिया। बस में करीब 30 से ज्यादा सवारियां मौजूद थी। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। घटना के बाद फायर ब्रिगेड और मधुबन पुलिस मौके पर पहुंची और बस में मौजूद सभी सवारियों को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि बस दिल्ली से जम्मू की तरफ जा रही थी। हादसा टायर फटने की वजह से हुआ और टायर फटने से चिंगारी उठी और चिंगारी के चलते बस में आग लग गई। वही घटना की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बस जलकर राख हो चुकी थी। मधुबन थाना पुलिस इंचार्ज ने बताया कि बस में आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया था। किसी भी सवारी को कोई चोट नहीं आई है। 3 बजे के करीब हमें सूचना मिली थी कि एक बस दिल्ली से जम्मू की तरफ जा रही थी। जब मधुबन फ्लाईओवर के ऊपर उसका टायर फटने के कारण उसमें आग लगी, तो उसमें जितनी सवारी थी वो सवारी सभी सेफ हैं और उसमें फायर ब्रिगेड भी मौके पे आ गई थी। जो उसमें आग लगी, जो आग को काबू किया गया। तो सवारियां लगभग कितनी होंगी उसमें? सवारियां उसमें 40 से 50 के करीब सवारी। कोई नुकसान? कोई सवारी का किसी का कोई नुकसान नहीं है और सवारी सभी सेफ हैं। तो हादसा कैसे हुआ? हादसा टायर फटने के कारण हादसा हुआ। तो वैसे सुरक्षित है सभी? हाँ, बिल्कुल सुरक्षित। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन कई यात्रियों के फोन बस में ही जलकर राख हो गए, जिसके चलते उन्हें घर पर बात करने के लिए काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। बाहर से आग लगी तो उसी टाइम निकलना पड़ा। इमरजेंसी में तो फोन उधर ही रह गया और दूसरे फ्रेंड का उसका भी फोन उधर ही पे रह गया। अब प्रॉब्लम ये है कि घर कैसे कांटेक्ट करे। घर वाले भी परेशान हो गए होंगे कि फोन स्विच ऑफ आ रहा है वगैरह वगैरह। फिलहाल हादसा सामने आने के बाद जो है हादसे की जांच जारी है और पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार आग लगने का मुख्य कारण क्या था। यमुनानगर में साइबर थाना पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। साइबर थाना पुलिस ने राष्ट्रीय स्तर के गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यमुनानगर की साइबर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय स्तर के साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। टीम ने बिहार के कटिहार से गिरोह के 12 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 30 मोबाइल और 8 लैपटॉप भी बरामद किए गए। वहीं इस टीम के मास्टरमाइंड नीतीश को कटिहार से साइबर थाना पुलिस 7 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर यमुनानगर लेकर आई है। पकड़े गए मास्टरमाइंड नीतीश के खिलाफ 538 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हैं। वहीं साइबर पुलिस को इससे बड़े खुलासे होने की उम्मीद है।
यमुनानगर पुलिस के थाना साइबर क्राइम में एक एफआईआर जो है वो मार्च 2023 में दर्ज हुई थी, जिसमें लोकल ज़िला पार्षद जो हैं उन्होंने कंप्लेंट दी थी कि 4,54,000 के करीब उनके पैसे ऑनलाइन ठगी से ब्लू डार्ट कोरियर के नाम पे ठगे गए हैं। पहले एक आरोपी को जो है वो बिहार से ही गिरफ्तार किया गया था पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम की टीम के द्वारा। उसके बाद उसकी पूछताछ और अन्य विश्लेषण के बाद एक अन्य आरोपी नीतीश कुमार के बारे में पता लगा और उसके लिए ज़िला कटिहार में थाना सहायक के क्षेत्र में रेड की गई। इसकी गिरफ्तारी के लिए हमारे पास अरेस्ट वारंट था। इसके लिए जब रेड की गई तो वहाँ पे ये पाया गया कि ऑनलाइन गेमिंग का एक गिरोह जो है वो वहाँ पे काम कर रहा था। उसमें 12 सदस्य थे जो वो दिन रात वहीं पे 29 लैपटॉप और 29 मोबाइल फ़ोन और 8 लैपटॉप जो है वो वहाँ पे इस्तेमाल हो रहे थे। कई सिम कार्ड्स और अन्य सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वहाँ पे मौजूद थे। उन सब को सीज़ किया गया। लोकल पुलिस को बुला के ऑनलाइन गेमिंग के विषय में एक अन्य एफआईआर दर्ज कराई गई। हमारा जो आरोपी है उसको ट्रांजिट रिमांड पे लेके लोकल न्यायालय में पेश किया गया। वो 7 दिन के रिमांड पे है और उसकी पूछताछ के और अन्य विश्लेषण के आधार पे जो भी आरोपी इसमें अन्य शामिल होगा उसके लिए दोबारा रेड की जाएगी और गिरफ्तारी करके रिकवरी की जाएगी। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वहीं पुलिस को इस मामले में बड़े गिरोह के भंडाफोड़ होने की उम्मीद है। रोहतक में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रोहतक नगर निगम के एटीपी यानी कि सहायक शहरी योजनाकार अधिकारी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अधिकारी पर रिश्वत लेने का आरोप है। एंटी करप्शन ब्यूरो रोहतक ने 10 लाख की रिश्वत मामले में एटीपी जितेंद्र नेहरा और उसके एजेंट आर्किटेक्ट त्रिलोक शर्मा को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता एक कॉलोनाइजर है और इस पर जितेंद्र नेहरा की ओर से 9 एकड़ कृषि योग्य जमीन पर अवैध कॉलोनी काटने के बाद बुलडोजर चलाने का दबाव बना रहा था। वहीं एटीपी की ओर से कॉलोनी पर बुलडोजर न चलाने की एवज में और शिकायतकर्ता से पहले 40 लाख की डिमांड की गई, लेकिन शिकायतकर्ता ने 40 लाख देने में असमर्थता जताई। बाद में दोनों में 20 लाख रिश्वत के रूप में सौदा तय हुआ। मामले में कॉलोनाइजर ने एंटी करप्शन ब्यूरो रोहतक में शिकायत की। एंटी करप्शन टीम ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर डीएसपी सुमित कुमार के नेतृत्व में टीम बनाई और एटीपी को उसके घर इंद्रप्रस्थ कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया। दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायत दी और शिकायत में उसने बतलाया कि आज से तकरीबन 1-1.5 साल पहले इन्होंने एक एग्रीमेंट के तौर पर बोहर गांव की ज़मीन की साइट खरीदी थी, जो कि न्यू बाईपास है उसके ऊपर टच करती थी और पाम सोसाइटी है उसके अपोजिट थी। तो 9 एकड़ की साइट को लेने के बाद इन्होंने कुछ महीनों बाद वहाँ पे अनऑथराइज कॉलोनी विकसित की और उसके संबंध में इनके ऊपर केस भी हो गया था, जिसमें कि ये बेल पर था। और उस संबंध में जो कि निगम का था, इनका असिस्टेंट टाउन प्लानर जितेंद्र, वो इनको बार बार परेशान कर रहा था और इनसे पैसे की डिमांड कर रहा था। इनके ऊपर कॉलोनी तोड़ने का प्रेशर वगैरह बार बार बनाया जा रहा था। इस संबंध में इन्होंने अपनी कॉलोनी को अप्रूव करवाने के लिए भी फाइल लगाई हुई है, जो कि निगम के पास लगी हुई है। इस संबंध में ये जब मिले हैं एटीपी से, तो एटीपी जितेंद्र ने इनसे पैसों की डिमांड की। आज से तकरीबन 8 महीने पहले भी इन्होंने पैसे की डिमांड की थी। उस टाइम पर इसने 40 लाख रुपए की डिमांड की थी इसकी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को ना तोड़ने की एवज में, और जिसके इसने असमर्थता जताई थी। इतनी बड़ी रकम का उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन अभी फिर से ये डिमांड करने लग गए थे। इन्होंने 22 लाख रुपए की डिमांड की। इनका सौदा हुआ 20 लाख रुपए में फाइनल, और उसके लिए आज की डेट निर्धारित की थी कि रिश्वत की जो रकम है आज उसको हैंड ओवर कर देंगे। और इसी कड़ी में हमारे से मिलने के बाद, शिकायत मिलने के बाद हमने मुकदमा दर्ज किया, ड्यूटी मजिस्ट्रेट डिप्यूट किए, छाया गवाह डिप्यूट किया और अपनी टीम बना के हम छोटूराम चौक पर रेड के लिए वहाँ पहुँचे हैं। और शिकायतकर्ता द्वारा जैसे ही पैसे दिए गए हैं और रेड हैंडेड हमने गिरफ्तार कर लिया है त्रिलोक शर्मा को 10 लाख रुपए रिश्वत राशि के सहित। हाँ, त्रिलोक शर्मा को अरेस्ट करने के बाद इस पूरे मामले में अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद अधिकारी के ऊपर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। बारिश के चलते जहां फरीदाबाद शहर पानी से लबालब भरा हुआ है, तो वहीं अब मंडियों में भी सब्जियों को लेकर तेवर दिखाई देने लगे हैं। कई सब्जियों के दाम 7वें आसमान पर
पहुंच चुके हैं। बारिश के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब मंडियों में भी सब्जियों के तेवर देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में अदरक ने भी अपने तेवर दिखाते हुए चाय का स्वाद फीका कर दिया है। दरअसल बारिश के बाद अदरक के दामों में उछाल देखने को मिला है। फिलहाल मंडियों में अदरक के दाम 200 से लेकर 220 तक पहुंच गए हैं। अदरक के बढ़ते दामों के चलते अदरक की बिक्री में भी काफी गिरावट देखने को मिली है। वहीं दूसरी तरफ सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि ज्यादातर ग्राहक केवल दाम पूछकर ही जा रहे हैं। अदरक भाई साहब इस समय समझो आप 200 से 220 रुपए किलो तक। क्या कारण मानते हैं अदरक ऐसे महंगी हो रही है? इसका कारण यही है कि इस बार फसल कम है और फसल कम होने की वजह से ही ये इतनी महंगी है। और जब तक जैसे कि मेरे 15-16 साल के रिकॉर्ड में इस बार सबसे महंगी हुई है अदरक। तो लोग कितनी लेके जा रहे हैं? किसको ग्राहक बिक्री पे बहुत फर्क है। जैसे पहले 4-5 बोरी हमारे बिकती थी, अब वो 1 बोरी तक ही सीमित है। और जो आम आदमी है वो तो यहाँ तक की रेट पूछ के ही जा रहा है, लेके नहीं जा रहे हैं। जिसको ज़रूरत ही है वही ले रहा है, या जो इसका आदी है वही ले रहा है। और जैसे कि अब देख लो ब्याह शादियों में भी अदरक वगैरह डलती है, सब्जी वगैरह में भी, वहाँ भी लोग कटौती करके अदरक को डाल रहे हैं। जैसे मानो हलवाई लिख रहा है 2.5 किलो, तो वो लोग 2 किलो ही ले जा रहे हैं, 1.5 किलो ही ले जा रहे हैं। अदरक खरीद रहे हैं जी। क्या हिसाब खरीदिए? कितना? ये तो बहुत महंगाई हैगी जी, ये लगा ले 200 रुपया किलो। अच्छा। क्या खरीदें जी, बहुत ज्यादा महंगाई हैगी। तो अब कितनी खरीदी आपने? अब तो पहले तो 1 किलो खरीदते थे हम, अब तो केवल 1 पाव भी लेके जा रहे हैं महंगाई के उससे। इतने में 1 किलो ले जाते थे हम, अब 1 पाव ली है मजबूरी में। बगैर चाय इसके अच्छी नहीं लगती। अच्छा। हाँ जी, आदत बनी हुई है, बगैर अच्छी नहीं लगे चाय अदरक के। तो महंगी होगी अब? बहुत महंगाई हो चुकी है। कितने रुपए किलो खरीदी आपने? ये 200 रुपए किलो खरीदी है जी बाबू जी। हाँ जी। 200 रुपये मार्केट में महंगी हो गई है अब अदरक। अच्छा। 60 रुपये पाव भी है। 60 आपने कितनी खरीदी है? हमने तो 1 पाव खरीदी है, महंगी होने से। महंगी होने से? हाँ जी। तो पहले कितनी ली? पहले तो जी 100 रुपया भी, 80 रुपये भी थी। 80 रुपये किलो थी, 100 भी थी, 120 हो गई, अब 200 से ऊपर हो गया। तो वैसे अब तुम 1 पाव अपने घर के लिए ले जा रहे हो जी। तो पहले कितने ले जाते थे? अब पहले तो किलो ले जाते थे, आधी किलो ले जाते थे। अब महंगी है तो पाव के हिसाब से ले जा रहे हैं। सब्जियों के इन बढ़ते दामों ने न केवल लोगों की रसोई का स्वाद फीका कर दिया है, बल्कि सब्जी विक्रेताओं को भी इसका भारी नुकसान हो रहा है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि बढ़ते दामों के चलते सब्जी की बिक्री पर काफी फर्क पड़ा है। खासकर अदरक की बिक्री न के बराबर हो रही है।